नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस विशेष कार्यक्रम में भारतीय न्याय संहिता 2023 कि आज अंतर्गत बात करेंगे नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में। एक आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश की गई है हमारे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में। ब्रिटिश काल से चले आ रहे सभी कानूनों को बदलकर नया स्वरूप दिया गया है। अब भारतीय कानून को भारतीय दृष्टिकोण से बनाया गया है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय न्याय संहिता का एक नया कानून सबके सामने पेश किया गया है, जिसके तहत पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब हो गई भारतीय न्याय संहिता। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं श्री शुभम श्रीवास्तव जी, हमारे साथ हैं श्री अवनीश रंजन जी। आज बात करते हैं इनसे इस संदर्भ में क्या नया बदलाव आया है, कैसे हमारी आम जनता को फ़ायदा हो रहा है इस नए कानूनों से। सबसे पहले शुभम जी आपसे शुरू करते हैं। हम लोगों ने कई बार बातें की है कि क्या क्या नए नए छोटे छोटे बदलाव जो इसमें किए गए हैं आम जनता के लिए, एक बार उन्हें फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले जो समस्या होती थी FIR या किसी भी पीड़ित पक्ष को पुलिस तक जाने में या न्यायिक संस्था तक जाने में जो दिक्कतें होती थी, उसके संदर्भ में इस कानून में क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी देखिए, पहले जो FIR लॉन्च कराना होता था उस केस में आपको थाने जाना पड़ता था। थाने जाकर के FIR लॉन्च होती है और FIR जो लॉन्च होती है सिर्फ संघीय अपराधों में होती है, बाकी में FIR लॉन्च नहीं होती। अभी जो नया कानून आया है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं इसके संदर्भ में कि कई बार पीड़ित होते हैं या पीड़िता है, उनको थाने जाने में परेशानी होती है, चल फिर नहीं सकते, या कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो लोग बाहर जाने से डरते हैं या थाने पर जाने से डरते हैं। तो अब नए कानून के में आप FIR जो है ऑनलाइन जो है रजिस्टर करा सकते हैं, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। झारखंड राज्य सरकार का भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे जाकर के आप FIR अपना ब्यौरा दे करके FIR दर्ज करा सकते हैं। मतलब अब थाने जाने की बाध्यता समाप्त हो गई जी। एक तो ये परिवर्तन है। दूसरी बात, यदि आप देखें जो प्रावधान है धारा 173 के अंदर, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें लिखा गया है एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए से आप FIR लॉन्च करा सकते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में रेलवेज मिनिस्ट्री ने बहुत कार्य किया इस संदर्भ में कि यदि किसी पैसेंजर को कोई परेशानी है तो ट्विटर पे ट्वीट कर दिया या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, फेसबुक पे मैसेज कर दिया और उसका निदान हो गया। वही सेम चीज़ को हमने इसमें नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ले आए कि यदि आपको कोई परेशानी है आप ट्विटर से ट्वीट भी कर सकते हैं, पुलिस उसके ऊपर भी कार्यवाही कर सकती है। लेकिन आम बात है ये, यदि आपको तुरंत कार्रवाई चाहिए तो आपको थाने जाना पड़ेगा, आपको हिसाब से स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ये अब अधिकार है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ऐसा है क्या कि अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमने FIR कर दिया तो वो क्या पूर्ण हो गया उस कार्य का? नहीं, उसमें एक फॉर्मेलिटी रखी गई है कि 3 दिनों के अंदर आपको थाने जाकर के साइन करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रावधान ये भी है कि वृद्ध को या किसी महिला को या 15 साल से कम उम्र के बच्चे को या 60 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को या जो चल फिर नहीं सकता, जो डिसेबल्ड है, उसको थाने नहीं बुलाना है। तो ऐसे मामलों में पुलिस आपके घर आकर के आप पे साइन करवाएगी, पर साइन होना एक अनिवार्य चीज़ है। मतलब उस पर हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर होना और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप थाना ही जाएं। जी बिल्कुल। हो सकता है अगर आप इस तरह की जो इन्होंने बताया कि अगर आप वृद्ध हैं, महिला हैं या बच्चे हैं, तो आपके पास पुलिस खुद चल करके आएगी और आपसे उस पर हस्ताक्षर लेगी। हस्ताक्षर लेते ही FIR की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक चीज़ ये भी है कि कई बार हो सकता है क्योंकि बच्चों को बोलते हैं पुलिस स्टेशन से बाहर रखिए, तो मासूम होते हैं, इसलिए जो है ये प्रावधान इस तरह के किए गए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस आपके घर आए। हो सकता है आसपास की कोई जगह हो जहाँ पे आप कन्वीनियंट है, पुलिस भी कन्वीनियंट है, वहाँ जाकर के भी साइन किया जा सकता है। अच्छा, वो भी मतलब बाध्यता खत्म, उसके लिए भी बाध्यता खत्म की गई है। ये अच्छी शुरुआत की गई, अच्छा पहल किया गया और अच्छा कानून बनाया गया। अवनीश जी, आप बताइए इसी संदर्भ में कुछ और नई बातें जो इसमें आई हो। इसे 2 विषय पूर्व में भी इस विषय पर बात हुई है। 2 विषय इसमें अभी ऐड किए हमारे मतलब ब्रदर कोलीग जो हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और उसको प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर यह है कि उसको ऑरली दे रहे हैं तो लिखेंगे, दस्तखत करेंगे, वो मैनुअल व्यवस्था थी, इलेक्ट्रॉनिक में ऐड हो गया, देंगे। तो इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट उसको तय करने के लिए कि इन्होंने ही सूचना दी है नहीं दी है, प्रति हस्ताक्षरित कराएंगे। एक और शब्द इसमें आता है इररेस्पेक्टिव टू जुरिस्डिक्शन, मतलब क्षेत्राधिकार के निरपेक्ष। कहने का मतलब कि थाना क्षेत्र की जो परिसीमा होती थी, अब जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई अपराध कारित हुआ
हमको थाना क्षेत्र पता नहीं है, मैं पीड़ित हूँ, मैं एट रैंडम जो हमको थाना नजर आया मैं उस परिसर में चला गया, जानकारी मिली कि हमारा क्षेत्राधिकार नहीं, आप उस थाने जाइए, फिर हमारा क्षेत्राधिकार नहीं, उस थाने जाइए। और गंभीर मामलों में जहाँ चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं 24 घंटे के अंदर आप करा लीजिए, ये करा लीजिए, तो क्षेत्राधिकार वाली जो परेशानी आती थी उसको स्पेसिफिकली ये टर्मिनोलॉजी यूज करके कि इररेस्पेक्टिव टू एफआईआर, कथन का अभिप्राय यह कि क्षेत्राधिकार के निरपेक्ष कोई भी अपराध पूरे भारत के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंदर कहीं भी कारित हो, उसकी प्राथमिकी किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, जिसको 0 एफआईआर की संज्ञा दी गई है। तो ये एक एडिशनल हुआ। दूसरा ये था कि सूचक और सूचिका जो हैं वो प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद उनको अद्यतन स्थिति क्या है, क्या मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती थी। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि 90 दिन के अंदर अनुसंधान में क्या डेवलपमेंट है वो अनुसंधानक उनको बताएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई संज्ञेय अपराध या आपके साथ कोई घटना घटी है, हाँ, उसकी सूचना आप कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, वो मान्य होगा और वो संबंधित थाने को अपने आप जाएगी, वो हस्तांतरित हो जाएगा, उसको 0 एफआईआर की संज्ञा देके संबंधित क्षेत्राधिकार के थाने में हस्तांतरित कर देंगे, वहां उनका थाना कांड संख्या पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, और सूचक सूचिका को 90 दिनों के अंदर अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाएगी अनुसंधानक के द्वारा। एक जो है पुलिस अधिकारियों को लेकर संशय की स्थिति बनी रहती थी इसमें कि अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि की प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से या गिरफ्तारी की तिथि से। तो स्पेसिफिकली मेंशन है, पूर्व में 20 विषय का जिक्र हुआ है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से वैसे अपराध जो महिलाओं के विरुद्ध कारित हुए हैं 63 से लेकर के डिफाइंड है, महिलाओं के विरुद्ध जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं कि 60 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। कब से? तो प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से। इस बात के निरपेक्ष कि उस बीच में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है या उसको वो एब्सकॉन्डर हो गया है, उसके विरुद्ध सारी कार्रवाई करके उसके बाद आप आरोप पत्र करें, इसके निरपेक्ष प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर। मतलब ये हुआ कि अब आप ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपराध की कोई सूचना दी और क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चलता था। अब है कि 90 दिनों के अंदर में जो भी उस पुलिस पदाधिकारी के पास जो भी आपका केस है वो आपको बताएंगे कि इस केस में क्या प्रगति हुई। यही है ना? बहुत अच्छी बात आपने बताई। 90 दिनों की समय सीमा तय की गई। बहुत से समय देखा जाता था शुभम जी की केस को बहुत लंबा खींचा जाता था, तारीख पर तारीख, कभी प्रतिवादी हाजिर नहीं है तो कभी वादी हाजिर नहीं है। इसके चलते बहुत लंबा केस खींचा जाता था। 20-20 साल लोगों ने देखा है, 20-20 साल लोग केस लड़े हैं, उसका नतीजा नहीं निकलता था। इस नए कानून में क्या प्रावधान है इस तरह से? देखिए, एक चीज़ ये जानने की हमको ज़रूरत है कि जब भी कोई घटना घटित होती है उसकी जानकारी सिर्फ 2 लोगों को होती है, या तो पीड़िता को जो पीड़ित है और दूसरा अपराधी को। ठीक है। बाकी सब कोशिश करते हैं जानने की कि अपराध घटित हुआ कि नहीं घटित हुआ। ठीक है। ऐसे में पीड़ित अगर आकर के कोर्ट के सामने ये बताए कि अपराध घटित हुआ है और अगर जो जिसने अपराध किया वो मौजूद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। तो इसके संदर्भ में ट्रायल इन एब्सेंशिया का एक प्रावधान ऐड किया गया है। ठीक है। कि जब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पुलिस की गिरफ्त से फरार है, अपराध किया है, उसके बाद जो है उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कराया जाएगा और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कराने के बाद ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी। उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे देखिए, पहला कंडीशन ये है कि व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कराना मैंडेटरी है कोर्ट द्वारा। अच्छा। जब डिक्लेयर नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसके बाद 30 दिन का समय सीमा है कि आप 30 दिन में पेश हों। यदि पेश नहीं हुए उसके बाद जो है आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और फिर आपका ट्रायल स्टार्ट किया जा सकता है। ये प्रावधान नया है, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। तो क्या होता था कि इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि यदि मान लीजिए न्याय जो है हमारा, न्याय सिर्फ ना तो पीड़ित के लिए है ना अपराधी के लिए है, दोनों के लिए है। ठीक है। अब यदि आप देखें कि आप सोचते हैं जस्टिस का मतलब है कि हमने अपराधी को सजा दे दी और पीड़ित जो है वो हो गए, लेकिन अपराधी है ही नहीं तो सामने आएगा कैसे, मामला कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए किया गया कि हम जस्टिस ऐसी हो कि जो सर्व की जा सके, कि अपराधी नहीं है तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम आगे केस ही ना चलाएं, तो विक्टिम उस केस में परेशान हो जाता है। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि अब ट्रायल होगा, सजा सुना दी जाएगी। अब मान लीजिए सजा लेने के लिए ही नहीं है अपराधी तो, क्योंकि तो एब्सकॉन्ड किया हुआ है, उसको सजा मिलेगी कैसे? सिर्फ फैसला सुनाने मात्र से थोड़े ना सजा हो जाती है। तो उसके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं कि कुर्की कर दी जाए, उसके घर को जो है नीलाम कर दिया जाए, उसमें से पैसे लिए, बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं कि हम विक्टिम को किसी ना किसी तरह से हम जस्टिस दिला सकें। एक ये प्रावधान है। बहुत अच्छी बात। दूसरी प्रावधान क्या किया गया है, जो बाकी मामले हैं जिसमें हम थोड़ा सा उसी मामले को थोड़ा सा हम लोग और आगे लेके चलते हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी पक्ष
पीड़ित अगर कोर्ट में मौजूद है लेकिन आरोपित मौजूद नहीं है, हाँ तो बार बार समय ले लिया करता जी था, जिसके चलते केस लंबा खींचा करता था जी और पीड़ित को परेशानियां उठानी पड़ती थी। हर तारीख पे तारीख वाला मामला चलता था। अब वो मामला लगता है कि लगभग खत्म हो जी, क्योंकि अब समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि आपको इन्वेस्टिगेशन इतने देर में करना है, आपको ट्रायल की समय सीमा निर्धारित है, फिर ट्रायल के बाद जो जजमेंट पारित होगा, जजमेंट पारित करने की भी समय सीमा लिख दी गई। फिर इतना ही नहीं, अब जजमेंट तो सुना दिया गया, पार्टी वेट कर रहे हैं कि हमको जजमेंट कॉपी कब मिलेगी, जी। फिर अपील में डिले हो रहा है। तो समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि आप जजमेंट को प्रोनाउंस करने के बाद वेबसाइट पे अपलोड भी करेंगे, इसकी भी समय सीमा निर्धारित कर दी अच्छा, गई। ये भी तो बड़ी अब अच्छी बात आप जो है जितना भी विलंब करेंगे, आप एक समय के बाद विलंब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रावधान स्पष्ट तौर से लिख दिया गया है कि आपको सब कुछ कंक्लूड करना है। बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब बहुत अच्छा जी। परिवर्तन किया गया है। मुझे लगता है कि इससे पीड़ितों को, जी। खासकर पीड़ितों को इससे बहुत फायदा होने की बिल्कुल। संभावना है। एक समस्या आती थी अवनीश जी बराबर कि लोग किसी के विरुद्ध में कोई भी परिवाद दाखिल कर दिया करते थे, वो एक तरफी कार्रवाई चला करती जी जी बाद में मालूम होता था कि हमारे ऊपर ये अपराध घोषित कर दिया गया है, हमें इस परिवाद में जी अपराधी बना दिया गया है। अब आपके पास उसके पास कोई रास्ता है। अब इस कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं जिसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं हो, पीड़ित पक्ष को भी सुनने की कुछ है क्या ऐसा? जी जी जी। नई व्यवस्था लाई गई है। इसमें था क्या, थोड़ा सा पहले से लेते हैं। संज्ञेय अपराध की सूचना, जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ, तो संज्ञेय अपराध की सूचना का जो प्रावधान था, अभी जो 173 BNSS में आ गया, प्राथमिकी दर्ज हुई। नई प्राथमिकी दर्ज करते हैं थाने वाले, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था पूर्व में भी थी 154(3) में, यहाँ भी 173 की उपधारा 4 में है कि वो संबंधित जिले के आरक्षी अधीक्षक को देंगे और आरक्षी अधीक्षक को प्रथम दृष्टया लगेगा कि संज्ञेय अपराध है, तो वो कंसर्न थाने को फॉरवर्ड करके अग्रतर कार्रवाई के लिए अग्रसारित करेंगे। अब क्या हुआ कि इतने पे भी नहीं होने से एक तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था थी, जो पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में थी और वर्तमान में BNSS में 223 में है, कि परिवाद दायर कर सकते हैं न्यायालय में। संज्ञेय अपराध की सूचना देते हुए परिवादी न्यायालय में आया, कंप्लेन केस, हाँ कंप्लेन केस कहते हैं, कंप्लेन केस, शिकायतवाद। तो कंप्लेन केस फाइल कर दिया। ऐसी स्थिति में पूर्व में जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि शिकायतकर्ता आए, शिकायतकर्त्री आई, जो कंप्लेनेंट हैं, कंप्लेनेंट आए, उन्होंने शिकायत दायर किया, उनके तरफ से जो विटनेसेस हुए उनका एग्जामिनेशन कोर्ट किया, कोर्ट में टेस्टिमनी हुई उनकी, और उस आधार पर शिकायत कंप्लेनेंट को सुना गया, उनके विटनेसेस को, प्रपोज्ड विटनेसेस को सुना गया, और प्राइमा फेसी लगता था प्रथम दृष्टया कि नहीं अपराध मेकआउट होता है, तो न्यायालय संज्ञान ले लेता था अपराध का अभियुक्त के विरुद्ध, और संज्ञान लेने के बाद जो है वो सम्मन भेजा जाता था अभियुक्त को। अब एक बार गैर जमानती अपराध में, संज्ञेय अपराध में यदि न्यायालय संज्ञान ले लेता है तो विषय की गंभीरता बढ़ जाती है, और इस पूरी प्रक्रिया जो थी वो कमोबेश नैसर्गिक न्याय के स्थापित प्रावधान के विरुद्ध था, क्योंकि इसके पूर्व जो है अभियुक्त को नहीं सुना जाता था। तो यहाँ एक नई व्यवस्था जोड़ी गई, पक्षीय कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई थी, मतलब जो जिस कारण से भी किसी ने परिवाद दाखिल किया है, उसी की बात सुनी गई, उसी के गवाहों की बात सुनी गई, और उसी के आधार पर जज साहब ने ये फैसला ले लिया कि हाँ ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध सही होता है जी, और संज्ञान लेने के बाद सम्मन करते थे। अभी क्या व्यवस्था जो नई की गई कि संज्ञान लेने से पूर्व, संज्ञान लेने से पूर्व जो अभियुक्त हैं उनको न्यायालय नोटिस करेगा, वो उपस्थित होंगे और उनको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपके विरुद्ध ऐसा परिवाद दायर हुआ है, इस तरह के विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं, संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है, आपको इस संदर्भ में अपने बचाव में क्या कहना है। तो ये अवसर जो अभी अभियुक्त को दिया जाएगा, ये पहले वाले प्रावधान में नहीं था, संज्ञान लेने के बाद ही उनको सूचना मिलती थी। दूसरी बात जो है कि लोक सेवक कोई यदि हैं तो लोक सेवक ऑफिशियल ड्यूटी, पहले क्या होता था ना कि जैसे एक पक्षी कार्रवाई हो गई जी, उसमें संज्ञान भी हो गया, हाँ, तब पीड़ित पक्ष को मालूम चला कि मैं इस केस में अपराधी घोषित हो गया हूं। जी जी जी। अब आप बता रहे हैं लोक सेवक, मतलब जो पुलिस पदाधिकारी हैं या फिर सरकारी पदाधिकारी हैं जी, उन पर भी कोई प्रावधान पहले होता था कि कोई भी आदमी चाहता था उन पर कोई कंप्लेन कर दिया जी, हाँ, कि इसने हमारे साथ बदसलूकी की, हमारे यहाँ रेड करने आए थे या हमारे छानबीन में आए थे, इन्होंने ये हमारे साथ जी गलत हाँ, काम किया है। तो यहाँ क्या हुआ कि परिवाद का जो है कंप्लेंट केस जो कोर्ट में फाइल होते थे उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता था, इस संदर्भ में कि कोई लोक सेवक हैं, कोई पुलिस अधिकारी हैं, ऑफिशियल ड्यूटी एग्जीक्यूट करने में कहीं गए और उसके बाद है कि रिटेलिएशन में प्रतिक्रिया स्वरूप जो है एक परिवाद उनके विरुद्ध दायर हो गया और एक तरफा सुनवाई होकर के अपराध का संज्ञान न्यायालय ले लिया, उनको सम्मन गया। तो अब क्या है ऐसी स्थिति में कि कोई लोक सेवक यदि अपना कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में
यदि कोई ऐसा अपराध कारित होने का परिवाद दायर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व में व्यवस्था थी कि नहीं यूजुअल कोर्स में संज्ञान ले रहे हैं, ऐसा नहीं, नए वाले में जो है कि नहीं उनको नोटिस करके पूछेंगे, ये है। यहाँ पर स्पेसिफिकली कहता है कि लोक सेवक यदि ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई अपराध कारित होने की यदि सूचना मिलती है तो न्यायालय यूजुअल कोर्स में, रूटीन कोर्स में उनके विरुद्ध संज्ञान नहीं लेगा। ये स्पेसिफिक है, जो पहले नहीं था। जी जी, बड़ी अच्छी बात। यहाँ पे साक्ष्य एक चीज़ संकलन समझने हाँ की जी, है आप बताइए कि यहाँ पे संज्ञान लेने को मनाही है, एफआईआर लॉन्च होने को मनाही नहीं है। हाँ संज्ञान नहीं हाँ, होगा कि आप कोर्ट पे कंप्लेंट भेजते हैं तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन यदि आप पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर लिखाते हैं तो लॉन्च की जा सकती है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रावधान नहीं किया गया। बहुत अच्छी बात है ये आपने बताई। ये बात हुई साक्ष्य संकलन से संबंधित भी, जैसे ये सब जो मामला उठता है लोक सेवकों के विरुद्ध, ये बेसिकली उठता है साक्ष्य संकलन के दौरान या पूछताछ के दौरान। इस पर इस कानून में साक्ष्य संकलन में क्या नए प्रावधान किए गए? साक्ष्य संकलन से आपका मतलब है कि जब आप किसी पुलिस ऑफिसर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस दौरान कुछ घटना एविडेंस कोई घटना के बारे में अगर उसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है जी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काफी प्रयोग करके कुछ ऐसी बातें आई है इस कानून में, जी ऐसा क्या है? जी, देखिए इसमें अब क्या है, देखिए जब पहले ऐसा मैंडेट नहीं था कि आप पुलिस से इंटरेक्ट कर रहे हैं मान लीजिए और उस दौरान कुछ घटना घटी, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि पुलिस ने कुछ किया कि नहीं किया, ठीक, एक बात। दूसरी बात, पुलिस जहाँ पे भी इंटरेक्ट करती है वो मोस्टली ऐसी जगह पे ही करती है, या तो थाने में करेगी लॉकअप में, या कहीं मान लीजिए अगर बाहर जगह पे किया गया तो कुछ सबूत नहीं मिलता था। लेकिन अब कई जगहों पे मैंडेट किया गया है कि आप जब भी किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करेंगे पुलिस के लिए, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो एंड ऑडियो, प्रेफरेबली बाय मोबाइल फ़ोन। उससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी आप ऐसी जगह पे आपने रिकॉर्डिंग की, ऐसी जगह पे आप गए, तो आपका जीपीएस से ट्रैक हो सकता है कि आप किस किस जगह पे आप गए थे। एक ये अच्छी बात है। दूसरी बात, जब आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी कि क्या वार्तालाप हुई थी पुलिस अधिकारी के बीच में और किसी व्यक्ति के बीच में, तो उससे आप कोर्ट के समक्ष रख पाएंगे कि जो एलिगेशन लगाया गया वो आरोप सही है या गलत है। जी, मतलब ये एक अच्छी बात हुई कि पहले होता था कि साक्ष्य से मुकर जाना, हाँ, या साक्ष्य नहीं मिला या साक्ष्य से तोड़ फोड़ करके किसी भी निर्दोष को भी दोषी बना दिया जाता। जी, अब उसकी संभावना इस कानून में उसकी संभावनाएं कम हो गई हैं। जैसे मान लीजिए अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को बड़ा इसमें महत्व दिया गया है नए कानून में, कि आप जब भी घटनास्थल पे जाएंगे तो आप बेयर हैंड्स नहीं जाएंगे वहाँ पे, आप मोबाइल कैमरा लेकर के जाएंगे और एंट्री, पॉइंट ऑफ एग्जिट, प्लेस ऑफ अकरेंस, सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। एविडेंस को भी उसमें अगर आप फॉरेंसिक की किताबें पढ़े उठा करके, जो लिटरेचर है, तो उसमें है कि हर तरह से शूट किया जाता है। मान लीजिए किसी जगह पे, अपराध की जगह पे कोई डेड बॉडी मिली, तो एक लार्जर व्यू होगा वाइड एंगल पे, एक क्लोजर व्यू होगा और एक मिड व्यू होगा। फिर शरीर पे जहाँ जहाँ पे चोट के निशान हैं उन सबका फोटो लिया जाएगा, प्लस वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पूरे घर में जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि निशान हैं जिनसे कुछ मिल सकती है हेल्प हमको इन्वेस्टिगेशन में, उन सब चीज़ों को ढंग से रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको प्रॉपरली कलेक्ट किया जाएगा। चलो, लापरवाही की संभावनाएं बहुत कम कर दी गई हैं। प्लस मैंडेटरी किया गया है, जो अपराध जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है वहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये मैंडेटरी कर ये दिया गया, mandatory मतलब किया आवश्यक गया कर दिया गया है कि फॉरेंसिक जो जांच होती है वो जरूर होगी, ताकि कोई अपराधी अपराध करने से बच नहीं पाए और निर्दोष दोषी नहीं हो। जी, यही है ना जी, इसमें बिल्कुल basically। बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, इसी कानून में महिलाओं के लिए क्या नए प्रावधान है जिससे महिलाओं को ये मिले? जी जी जी, अब महिलाओं के संदर्भ में देखिए, शुरू से 16 दिसंबर 2012 को एक निर्भया कांड हुआ था, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का कारक माना जाता है। जी। उसमें है क्या कि निर्भया कांड के बाद जस्टिस जे एस वर्मा की कमेटी में कमेटी बनी थी हेडशिप में, वो बहुत सारा प्रपोजल और रिकमेंडेशन किया था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2013 का संशोधन, 2015 का आंशिक संशोधन, 18 का संशोधन में वो सारी चीज़ें आ चुकी थी महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संदर्भ में, जिसको यहाँ पर धारा 63 से लेकर के तकरीबन 80 के आसपास भारतीय न्याय संहिता में व्यवस्थित तरीके से लाया गया है। चाहे वो बलात्संग की बात हो, चाहे पीछा करना, या फिर वायरिज्म, घूरना, स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ों को, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं वो एक जगह लाए गए। जो व्यवस्था पूर्व में रैंडमली इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से थी, उसको कायदे से लाया गया। क्या जो स्पेसिफिक है वो बताते हैं कि महिला जो है, यदि कोई महिला है, पीड़िता है,
तो वो जब बयान देंगी तो उनका बयान किसी महिला अधिकारी के, पुलिस अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो कोई भी महिला अधिकारी होंगी जो उनका बयान दर्ज करेंगी, ताकि पीड़िता जो है वो बयान दर्ज कराते समय सहज महसूस कर सके। अनुसंधान के दरमियान बयान देने या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात है तो थाने पे नहीं बुलाई जाएंगी, उनके आवास पर या फिर उनके कॉन्वेनियंस के किसी भी स्थान पर वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे संदर्भ में अनुसंधान की जो अवधि होगी वो प्राथमिकी दर्ज होने से 60 दिन की अवधि के अंदर वो करेंगे। नहीं, इसको जरा फिर से बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को जो हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आती है दर्शकों की, वो ये होता है कि हमारा केस बहुत लंबा खींचता है, हम तारीख पे तारीख से परेशान हैं। तो ये जो अवधि का जो निर्धारण किया गया है इस कानून में, वो कैसे किया गया, जैसा इसको दर्शकों को खुल कर तो इसमें क्या है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिली, प्राथमिकी दर्ज हुआ। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक अनुसंधानक डिप्यूटी किए गए जो इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को और पूरा इंटायर एविडेंस कलेक्ट करके रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबमिट करेंगे 193 BNSS में। अब इसकी अवधि जो है वो निर्धारित कर दी गई कि प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर। तो ये जो 60 दिन की अवधि निर्धारित कर दी गई तो अनुसंधान में अननेसेसरली डिले नहीं होगा और ये एक रीजनेबल पीरियड है जिसमें अनुसंधान वो पूर्ण करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये क्या है कि जमा होने के बाद जब आरोप पत्र, चार्जशीट जमा हो गया आरोप पत्र, उसके बाद न्यायालय जो है संबंधित जिनको विचारण करना है, ट्रायल करना है, वो एक सर्टेन पीरियड के अंदर उसके अपराध में संज्ञान लेंगे और एक नियत अवधि के अंदर विचारण करके न्यायादेश पारित करेंगे और न्यायादेश पारित होने के बाद न्यायादेश की जो प्रति भी है वो एक नियत अवधि के अंदर देंगे। ये जो है टाइम बाउंड जो है, समय सीमा काल निर्धारण जो है वो नए वाले व्यवस्था में है, पूर्व में ये व्यवस्था में नहीं था। मतलब पहले तारीख पे तारीख, अब ऐसा नहीं है, अब सब चीज समयावधि के अंदर अंदर में आपको निपटाना है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी भी अपराध की अहम कड़ी होती है गवाह। शुभम जी, इसी पे तो गवाह जो है, आखिर गवाहों के लिए इस नए नियम कानून में क्या प्रावधान है? देखिए, गवाहों की सुरक्षा, उनकी अस्मिता की रक्षा, इन सब चीजों के लिए कोई प्रावधान है क्या इसमें? जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि अपराध घटित हुआ कि नहीं हुआ, ये सिर्फ दो व्यक्ति जानते हैं, एक तो पीड़ित और अपराधी। बाकी सब कोशिश करते हैं कि हम फॉरेंसिक ट्रूथ निकाल सके। वो सच नहीं है जो कोर्ट के सामने आता है, वो फॉरेंसिक ट्रूथ होता है। अब वो आएगा कैसे कोर्ट के सामने? विटनेसेस के द्वारा, गवाह। इसीलिए कहते हैं गवाह जो है किसी भी मुकदमे का, किसी भी केस का आंख, नाक और कान होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यदि गवाह को आप सुरक्षा नहीं देंगे तो वो कोर्ट के सामने नहीं आएगा। एक बात है। दूसरी परेशानी ये होती है, कई बार गवाह ऐसे होते हैं जिनको, जो दिहाड़ी मजदूर है जी, या कोई दुकान चलाते हैं, अगर वो दुकान छोड़ करके या अपनी दिहाड़ी छोड़ करके कोर्ट के सामने आएंगे तो उनका वक्त ज़ाया होगा और शाम को खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है। इसलिए बहुत से गवाह मुकर जाते हैं कि हम गवाही नहीं देंगे। तो इन दोनों चीज़ों के लिए प्रावधान है हमारे पास। क्या? पहले तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे सस्टेनेंस पे हैं, उनके लिए एक अमाउंट रिजर्व किया गया है। अच्छा, कि उनको कुछ पैसा दिया जाए कि वो आने जाने का उनकी भरपाई की जा सके। एक बात, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो गवाह हैं पर डर के मारे सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि कई बार लगता है कि ऐसे मामले हैं कि वो सामने आएंगे तो उनको परेशानी होगी। उसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का एक प्रावधान किया गया है और इसमें राज्य सरकारों को बोला गया है कि इसके ऊपर नियम बना करके उसको लागू किया जाए। ठीक है। ठीक। इसमें एक चीज़ ये है कि 2018 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से। वो अभी लागू नहीं की गई थी। तो यदि आप देखें कानून में तो ये नहीं लिखा गया कि वही पॉलिसी लागू होगी, बल्कि राज्य सरकारों को दिया गया है डोमेन बनाने के लिए। पर जो SOP जारी हुआ है आपका BPRD से, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, उसमें लिखा गया है कि ये जो पॉलिसी 2018 में बनाई थी केंद्र सरकार ने, वो राज्य सरकार उसी को अडॉप्ट करे। अच्छा, हाँ, ये बात है जी, उसमें लिखा गया है SOP के अंदर ये। एक बात। दूसरी बात, यदि आप उस पॉलिसी को उठा करके देखें, उसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति अगर डर के मारे, उसको डर है कि कोई इसको थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है कि तुम केस में गवाह नहीं बनोगे ऐसा करके, तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी सूचना दे सकता है। अच्छा, इसमें प्रावधान ऐसा है कि हर जिले में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि आपने जो सूचना दी है वहाँ पे वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी कमेटी को। कमेटी उसको रिव्यू करेगी, एसेस करेगी। जो रिस्क असेसमेंट एनालिसिस होता है वो किया जाएगा कि कितना डिग्री का, कितना नेचर का थ्रेट और डेंजर है। उस पर यदि आपका वो निर्णय आ जाता है तो वो चीज़ जो है फिर लोकल थाने को बोल दी जाएगी और लोकल थाने द्वारा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अगर यदि आप इसको कंपेयर करें विदेशों से जहां पे ये पॉलिसी लागू है, इसमें कुछ बड़े अच्छे प्रोविजंस हैं। जैसे कि उस व्यक्ति का नाम, पता सब चेंज कर दिया जाएगा,
उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाएगी, उसका एक नया नाम, एक नया रूप होगा उसका, जिससे अच्छा। कोई पता ही ना कर पाए कि ये व्यक्ति वही है जो उस केस में गवाह था। मतलब ये अच्छी पहल की गई है कि अगर गवाह, सबसे अहम मुद्दा होता है किसी भी वाद का, होता है गवाह। डर से, लालच से या मजबूरी से जी। गवाही नहीं दी जा पाती थी। अब हो गया है कि अब आपको, अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं या आप अक्षम आदमी हैं, तो आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे गवाही देने के लिए। जी। आप अगर गवाही में लगता है कि आपको कोई डर है, कोई आदमी आपको धमकी दे रहा है, तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन में एक शिकायत बात दर्ज करा सकते हैं और पुलिस आपको अपनी संरक्षा और सुरक्षा में गवाही दिलाना सुनिश्चित करेगी। जी, यही हुआ ना बिल्कुल, इसमें? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को। अवनीश जी, आप कुछ जल्दी में हमारे दर्शकों को तुरंत में बताना चाहेंगे? नहीं, उसमें विशेष जो कुछ छूटा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में एक होता क्या था कि विचारण के दरमियान जो है तकनीकी साक्ष्य को पहले मौखिक साक्ष्य के द्वारा कोरोबोरेशन था, जी। जो अभी नए वाले प्रावधान में उसका खत्म कर दिए बाध्यता। यदि तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट, जो पहले 65B साक्ष्य अधिनियम में था, अभी उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन लगेगा, तो उसमें उसको मौखिक साक्ष्य से कोरोबोरेट करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी एडमिसिबिलिटी, उसकी मतलब उसकी credibility ग्राह्यता पूरी मान बढ़ ली गई। गई है। जी, जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका जी, अवनीश जी जी। हमारे इस कार्यक्रम में आने जी, के लिए। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका you, शुभम जी। thank you। दर्शकों, आज इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।